हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स और ऑडियो विजुअल एड्स का जो टेस्ट हुआ है उसकी एनालिसिस कर लेंगे। एमसीक्यू एनालिसिस जो हम करते हैं, जो आपको टेस्ट हम देते हैं फिर उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। आज जो है जेकेएसएसबी की तरफ से जो सिलेबस में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स है उसकी आज हम एनालिसिस यहाँ पर कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एज यूजुअल बताता चलूँ कि जो आपकी पूरी टेस्ट सीरीज है उसका स्केड्यूल आप अपने स्क्रीन पे देखते होंगे। एनाटॉमी से स्टार्ट हो गया है और आज हम जो एनालिसिस करने वाले हैं दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स और ऑडियो विजुअल एड्स, जो कि टेस्ट नंबर 9 है एक्चुअली, उसकी हम एनालिसिस कर लेंगे। और पूरी टेस्ट सीरीज जो है या बुक हो या फिर पूरा जो कोर्स है, अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में होगी, आप वहां से ज्वाइन करिएगा। हम बढ़ेंगे आप आज के जो पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज, क्या इसका मतलब कंटिन्यूअसली बातें करना होता है, वो कहां से हो गया। क्या इसका मतलब आइडियाज इंफॉर्मेशन को शेयर करना होता है, एक्सचेंज करना होता है बिटवीन द पर्सन्स। क्या इसका मतलब हेल्थ लेक्चर देना होता है, या फिर इसका मतलब एक रिपोर्ट लिखना होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है। कम्युनिकेशन होता है आइडियाज या इंफॉर्मेशन जो हम शेयर करते हैं आपस में। दो इंसान, दो इंडिविजुअल्स या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स जो आइडियाज शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है sharing ideas, thoughts, or information to create mutual understanding between individuals. Correct answer will be B. Next question, the basic elements of communication include. Basic elements जो communication के होते हैं उनमें से कौन कौन चीजें यहाँ पर आती है। क्या sender, message, channel, receiver, feedback, क्या ये होता है, या फिर डॉक्टर एंड पेशेंट, नॉइज एंड माइक्रोफोन, स्पीकर एंड स्टेज, क्या इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। आप जानते हैं जो कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस रहता है उसमें जो बेसिक एलिमेंट्स होती है, एक भेजने वाला दैट सेंडर, और क्या भेजेगा, मैसेज होती है, किसके थ्रू भेजेगा, चैनल होती है, किसके लिए भेज रहा है, कौन इसको रिसीव कर रहा है, दैट्स रिसीवर, और रिसीवर क्या फिर फीडबैक देता है, दैट आर द बेसिक elements of communication. Correct answer will be A. Encoding refers to, एनकोडिंग का क्या मतलब होता है बेटा। एंड जब आप मैसेज भेजते हैं उसका फिर आपको एनकोड होता है, बाद में जब वो ट्रांसफर हो जाती है, जब वो रिसीवर तक पहुंचती है, फिर डिकोड होती है, फिर जाके उसको समझ आता है कि मैसेज क्या था। तो एनकोडिंग पहले होती है। एनकोडिंग का क्या मतलब होता है, क्या इसका मतलब रिसीविंग मैसेज होता है, मैसेज को रिसीव करना, नहीं। क्या इसका मतलब आइडियाज जो होते हैं, जो आप बोलना चाहते हैं, इनको सिंबल्स और वर्ड्स इनमें कन्वर्ट करना होता है। बिल्कुल यही सही जवाब है। इसका मतलब फीडबैक देना नहीं होता है, इसका मतलब नॉइज को रिमूव करना नहीं होता है। आप जरा एलिमिनेशन पैटर्न से जाइए ऑप्शंस पे, रिमूविंग नॉइज, एनकोडिंग का मतलब नॉइज को रिमूव करना नहीं होता है, फीडबैक देना नहीं होता है, मैसेज को रिसीव करना नहीं होता है, वो तो बाद में हो जाएगा। लेकिन जो आप मैसेज दे रहे हैं इन आइडियाज को सिंबल्स और वर्ड्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है एनकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 4, फीडबैक इन कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन प्रोसेस में फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि जो आप मैसेज बोलोगे उसका अगर फीडबैक नहीं आएगा, आपको पता कैसे चलेगा कि जो मैंने बोला है क्या ये इफेक्टिव हुआ है कि नहीं। ये आपको ऑप्शंस पे देख लेंगे हम। स्टॉप कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को स्टॉप कर रहा है, नहीं। क्या कंफर्म करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, बिल्कुल सही जवाब है। जो आप यहां पर मैसेज भेजते हैं उस मैसेज को सच में ये कंफर्म हुई है, सच में अंडरस्टैंड हुई है, वो अंडरस्टैंडिंग को कंफर्म करने के लिए फीडबैक एक जरूरी प्रोसेस होता है। कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं होता है, प्रोसेस को डिले करने का मतलब नहीं होता है। फीडबैक का मतलब है कंफर्म करना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। करेक्ट आंसर विल बी बी। Question number 5, that's noise in communication means.
कम्युनिकेशन में नॉइज का क्या मतलब है? नॉइज यहां पर सिर्फ शोर का मतलब नहीं होता है। नॉइज का क्या मतलब होता है? यहां पर ऑप्शन पे देख लो, लाउड साउंड ओनली, सिर्फ जो लाउड साउंड होगी वही नॉइज होता है। या फिर एनी बैरियर इंटरफेयरिंग विद द मैसेज, कोई भी बैरियर जो मैसेज को इंटरफेयर कर रहा है वो हो सकता है। माइक्रोफोन डिफेक्ट, अगर माइक्रोफोन में डिफेक्ट है क्या वो नॉइज है? या फिर क्राउड है, बहुत सारा क्राउड है और वहां पर शोर शराबा होगा, उसको नॉइज बोलेंगे। लेकिन कम्युनिकेशन में पर्टिकुलरली जब बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में नॉइज का मतलब होता है कोई भी इंटरफेरेंस जो आपकी कम्युनिकेशन में होगी, वेदर इट मे बी फिजिकल, साइकोलॉजिकल या सिमेंटिक, जो भी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करेगा उसको हम कम्युनिकेशन प्रोसेस में नॉइज बोलते हैं। करेक्ट आंसर विल बी बी। Question number 6, that's interpersonal communication occurs between, interpersonal communication occurs between, जो communication हमारे होती है अलग अलग तरीके से, या तो वो इंट्रापर्सनल हो सकती है या इंटरपर्सनल हो सकती है। अब यहां पर पूछा गया है इंटरपर्सनल का क्या मतलब है। इंटरपर्सनल का मतलब 1 पर्सन एंड मास होता है, क्लियर है, या दो इंडिविजुअल्स के बीच में होता है, या एक पर्सन और एक मीडिया के बीच में होता है, या फिर कम्युनिटी एंड रेडियो के बीच में होता है। एलिमिनेशन पैटर्न से हम फिर से जाएंगे, एक पर्सन है और साथ में बहुत ज्यादा लोग हैं, वो इंटरपर्सनल नहीं हो सकता। एक पर्सन है और मीडिया है, वो इंटरपर्सनल नहीं हो सकता। कम्युनिटी और रेडियो, रेडियो आपका मास मीडिया में आएगा, बहुत सारे लोग सुनेंगे, इंटरपर्सनल नहीं होगा। इंटरपर्सनल का मतलब यहां पर दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होगी उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द मोस्ट एसेंशियल स्किल फॉर अ हेल्थ केयर वर्कर इज, एक इंपॉर्टेंट स्किल पूछा गया है, एक हेल्थ वर्कर को क्या होना चाहिए? क्या हेल्थ वर्कर बहुत जोर जोर से चिल्लाना चाहिए? क्या हेल्थ वर्कर आपकी जो बात होती है वो अच्छे से एक्टिवली सुनना चाहिए? बिल्कुल सही बात है यहां पर ये। या फिर मेडिकल जैरगॉन्स का यूज करके या कन्वर्सेशन उसको डोमिनेट, खुद ही सारा कुछ बोल रहा है, कुछ सुनता ही नहीं है, क्या ये होना चाहिए? नहीं, बट जो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है, एक हेल्थ वर्कर जो होता है, उसको एक अच्छा स्किल ये होना चाहिए कि जो बात आप उसको बोल रहे हैं वो बात वो अच्छे से सुनना चाहिए। तो अगर कॉमन सेंस का यूज करके हम यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएंगे, दैट विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग होम विजिट अ हेल्थ वर्कर शुड, एक होम विजिट पे एक हेल्थ वर्कर जा रहा है, उसको क्या करना चाहिए? क्या उसको ऑर्डर्स देने चाहिए? क्या उसको रिपोर्ट बनाना है फैमिली के साथ? क्या उसको टेक्निकल टर्म्स का यूज करना है? क्या बहुत तेज तेज बोलना है? देखो यहां पर बहुत तेज तेज बोलेगा तो समझ नहीं आएगा आगे जो बंदा सुन रहा होगा। टेक्निकल टर्म्स का यूज करेगा तो आगे जो बंदा है वो हेल्थ वर्कर नहीं है, उसको टेक्निकल टर्म्स समझ नहीं आएंगे। ऑर्डर्स दोगे तो गलत बात है, आप ऑर्डर्स देने के लिए वहां पे नहीं हो। फिर क्या करना है, एक अच्छा सा बॉन्ड बना दीजिए आप किसके? फैमिली के साथ, जिसमें वो फैमिली फिर आपकी जो एडवाइसेस होंगे उनको एक्सेप्ट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। करेक्ट आंसर विल बी बी। Question number 9, that is empathy in communication means, empathy communication में क्या, इसका क्या मतलब होता है? कम्युनिकेशन में empathy का क्या मतलब होता है? showing sympathy only, सिर्फ sympathy दिखाना, understand client's feeling, क्लाइंट की फीलिंग को अंडरस्टैंड करना, इमोशंस को इग्नोर करना, या एडवाइस, तुरंत एडवाइस देना। लेकिन एम्पैथी का क्या मतलब होता है? एम्पैथी का मतलब होता है आप समझ रहे हैं आपके क्लाइंट्स की फीलिंग्स को, आप अच्छे से समझ रहे हैं आपको जो क्लाइंट है वो क्या कहना चाहता है, उसको जब आप अच्छे से समझ रहे हैं, दैट इज द एम्पैथी। क्वेश्चन नंबर 10, दैट्स व्हाइल काउंसलिंग एंड एएनसी मदर कम्युनिकेशन शुड बी, जब आप काउंसलिंग दे रहे हैं एंटीनेटल केयर में, एक जो मदर है उसको कम्युनिकेशन उस टाइम पे कैसा होना चाहिए? क्या ये जजमेंटल होना चाहिए? गलत बात है, जजमेंटल बिल्कुल हमें कभी नहीं होना है।
क्या ये कॉन्फिडेंशियल एंड सपोर्टिव होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। एक मदर जो होगी आपके साथ, वो आ जाएगी, वो आपको फीलिंग्स अपनी बताएगी, तो आपको उनको कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसको प्राइवेसी में ही रखना है और उसको सपोर्ट भी करना है। तो ऑथोरेटिव भी नहीं होना चाहिए या फिर रश्ड, आपको कोई जल्दी की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज कॉन्फिडेंशियल एंड सपोर्टिव। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन इम्यूनाइजेशन सेशन इंप्रूव्स। अगर आप बेहतरीन कम्युनिकेशन करेंगे, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे, इम्यूनाइजेशन सेशन हुआ है बच्चे के लिए, इम्यूनाइजेशन करना है, वैक्सीन करने हैं बच्चे को, और वहां पर आप जो एक बेहतरीन अच्छे से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे, जिससे क्या इंप्रूव हो सकता है? क्या इससे वैक्सीन वेस्टेज इंप्रूव होगी? नहीं। वेस्टेज कैसे इंक्रीज होगी? अगर हम यहाँ पर अच्छा कम्युनिकेशन करें, वेस्टेज तो डिक्रीज होना चाहिए। क्लियर है? और कम्युनिटी रेजिस्टेंस, क्या कम्युनिटी यहाँ पर रेजिस्टेंस शो करेगी? नहीं। जब आप अच्छे से बोलेंगे, इफेक्टिवली बोलेंगे, तो कम्युनिटी जो है वो आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगी। कंप्लायंस एंड ट्रस्ट, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आपको कंप्लाइंट रहना है और यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड करना है। ये बेहतरीन यहाँ पर ऑप्शन है। फियर, डर का कोई काम नहीं है यहाँ पर। करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट्स कंप्लायंस एंड ट्रस्ट। ओपन-एंडेड क्वेश्चंस आर यूजफुल बिकॉज दे, ओपन-एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत यूजफुल रहते हैं। क्यों रहते हैं वो यूजफुल? क्योंकि क्या वो लिमिट करते हैं आंसर टू यस और नो? फिर कैसे ओपन-एंडेड हो जाएंगे वो, अगर वो सिर्फ यहाँ पर यस और नो को यहाँ पर लिमिट करेंगे? क्या वो एनकरेज करते हैं डिटेल्ड रेस्पॉन्स? बिल्कुल। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का नाम ही तो ओपन है। ओपन का मतलब है आप जो फील करते हैं वो आप हमें बता दीजिए। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी एनकरेज डिटेल्ड रेस्पॉन्स। कि ओपन एंडेड क्वेश्चन हम पूछते ही इसलिए ताकि जो हमारा क्लाइंट होता है वो अपनी दिल की बातें आपसे शेयर करे। पेशेंट को कंफ्यूज नहीं करना है, टाइम बचाने के लिए एक नहीं करना है। Question number 13, that's audio visual aids are used. तो ऑडियो विजुअल एड्स किस लिए होते हैं? क्या इनका यूज है? क्या इसका फायदा है? क्या इसका फायदा रिप्लेस टीचर को करना है? टीचर को रिप्लेस कर लो जी, अब टीचर की जरूरत नहीं है। नो, गलत बात है, टीचर की फिर भी जरूरत होती है। क्या अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करना है? बिल्कुल सही बात है। ऑडियो विजुअल एड्स का आप यूज इसलिए करते हैं ताकि जो चीजें आपको अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है किसी चीज के रिलेटेड, अब वो आपकी अंडरस्टैंडिंग एनहेंस होती है। कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करना होता है, टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। एलिमिनेशन पैटर्न पे आप जाओ, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दैट्स एनहेंस अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज ब्लैक बोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड होता था उस पे आप कुछ लिखते थे, हम देखते थे उसको, हम देख के समझते थे। तो ये कौन सा यहाँ पर एग्जाम्पल है? कौन सा एड है? क्या ऑडियो एड है? क्या ब्लैक बोर्ड आपको बातें करता है, देखता है? नहीं, वो ऑडियो नहीं हो सकता। क्या हम उससे देख के पढ़ते हैं, देख के सीखते हैं? बिल्कुल सही बात है। तो विजुअल एड जरूरी है। विजुअल एड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपको दिखता है, जो चीजें आपको दिखती है और वहां से आप सीखते हैं, वो विजुअल एड बनता है। ऑडियो विजुअल जिसमें दोनों चीजें होंगी, आपको चीजें दिखेंगी भी और चीजें सुनेंगी भी। मास मीडिया में यहाँ पर नहीं आएगा। मास मीडिया में एक टाइम पे एक इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक जानी चाहिए, जैसे रेडियो होता है, टेलीविजन वगैरह होता है। क्वेश्चन नंबर 15, दैट्स रेडियो इज क्लासिफाइड एज। अब बताइए हमें, रेडियो जो होता है, रेडियो से हम क्या सुनते हैं ना, रेडियो से हम न्यूज़ सुनते हैं, रेडियो से हम इंफॉर्मेशन सुनते हैं। तो जब सुनने का काम होगा तो विजुअल नहीं जाएगा। विजुअल मतलब देखने का काम है। ऑडियो विजुअल जिसमें दोनों चीजें होंगी, सुनना भी होगा, देखना भी होगा, तो ये भी गलत है। ग्राफिक तो आपको रेडियो में आते ही नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी योर बी, दैट इज ऑडियो एड। क्योंकि रेडियो से आप सुनते हैं और जिस चीज से हम सुनेंगे, चीजें समझेंगे, हमें जो अंडरस्टैंडिंग वो ज्यादा होगी, लेकिन सुनने से ये होगी, तो ऑडियो एड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16, टेलीविजन इज एन एग्जांपल। अब आप टेलीविजन की बात हम जब आती है यहाँ पर, तो टेलीविजन पे आप सुनते भी हैं और देखते भी, आपको नजर शक्लें भी आपको नजर आ रही है, साथ में वो जो बोल रहा होता है वो भी आप सुनते हैं। तो मतलब दो काम यहाँ पर हो रहे हैं, ऑडियो भी और वीडियो भी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपको दिख ही रहा होगा, फिर दैट्स ऑडियो विजुअल एड। सिर्फ हम सुनते ही नहीं है टेलीविजन पे, सिर्फ हम देखते ही नहीं है टेलीविजन पे, प्रिंटेड नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑडियो विजुअल एड।
क्वेश्चन नंबर 17 दैट्स फ्लैश कार्ड्स आर मेनली यूज्ड फॉर। फ्लैश कार्ड्स जो होते हैं इनका मेन यूज क्या रहता है? फ्लैश कार्ड्स को हम कहां पर यूज करते हैं? फ्लैश कार्ड्स को हम क्यों यूज करते हैं? क्या फायदा है इसका? क्या इसका फायदा डेकोरेशन होता है? डेकोरेशन भी होता है, लेकिन पूरा ये तो मेन तो इसलिए नहीं हम करते हैं कि डेकोरेशन, हम किसी चीज को डेकोरेट करने के लिए आपको दिखा रहे नहीं, हमें इंफॉर्मेशन भी चाहिए, ठीक है, हम आपको अंडरस्टैंड भी करवाना चाहते हैं। क्या फ्लैश कार्ड्स डेटा को रिकॉर्ड करते हैं? नहीं। क्या ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं होता? बिल्कुल। फिर किस लिए होता है? ये सिक्वेंशियल टीचिंग के लिए होता है। आपको हमें कुछ चीजें समझानी है, आपको हमें कुछ जो आप बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें होती है उनको हम फ्लैश कार्ड्स में बहुत इजी वे में समझाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो ये जरूरी रहता है फॉर सिक्वेंशियल टीचिंग के लिए आपका फ्लैश कार्ड का मेन यूज होता है। करेक्ट आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 18 दैट्स चार्ट्स एंड ग्राफ्स कम अंडर। चार्ट्स और ग्राफ्स किसके अंडर आते हैं? क्या ये ऑडियो एड्स में आते हैं? क्या ये प्रोजेक्टेड एड्स में आते हैं? क्या ये ग्राफिक विजुअल एड्स में आते हैं, या फिर मास कम्युनिकेशन? चलो जी एलिमिनेट कर लो, एलिमिनेट कर लो। ऑडियो में आप सुनोगे चीजें, चार्ट और ग्राफ में आप सुनते कुछ नहीं है, निकाल दो ऑडियो एड्स को। मास कम्युनिकेशन होगा नहीं, ये टेलीविजन या रेडियो होता है जो एक टाइम पे बहुत इंफॉर्मेशन सबको देता है, तो चार्ट्स और ग्राफ्स में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, निकालो ए बी और डी बी। फिर प्रोजेक्टेड एड्स, इनको प्रोजेक्ट करके हम कहीं पे नहीं दिखाते। फिर क्या होता है? ये ग्राफिक्स और विजुअल एड्स आप यहाँ पर देखते हैं, पर ग्राफिक्स का यूज करते हैं, आपको डेटा विजुअलाइज होता है, आपको ये हेल्प होता है कि डेटा आपको आपके सामने है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स। करेक्ट आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 19 दैट्स फर्स्ट कंसिडरेशन इन सिलेक्टिंग एवी एड। आप जब भी सिलेक्ट करना होगा किसी भी एवी एड को, एवी एड का मतलब है ऑडियो और विजुअल दोनों चीजें, ऑडियो विजुअल एड जिसमें आप सुनेंगे भी और देखेंगे भी, इस ऐसे एड को जब आप सिलेक्ट करोगे आप किस चीज का ध्यान रखोगे, किस चीज को कंसिडर करोगे? यहाँ पे क्या कॉस्ट को देखना, हमें पैसे कितने लगेंगे, या अट्रैक्टिवनेस, आपने सिर्फ जो है एक अच्छा सा दिखने के लिए ये किया है? नहीं, गलत बात है। टीचिंग ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल, जब भी हम कभी भी एवीएड का यूज करते हैं हम प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। हमारा पर्पस क्या होता है प्रेजेंटेशन दिखाने का? हमारा पर्पस यही होता है कि हम जो स्टूडेंट्स को एक बेहतरीन तरीके से उनको समझ आना चाहिए चीजें, हम उनको इमेजेस दिखाते हैं, हम उनको एक बेहतर प्रेजेंटेशन शो करते हैं, ताकि उनको जो टीचिंग हमारी जो टीचिंग होगी वो भी इफेक्टिव होगी और बच्चों को भी ज्यादा समझ आ जाए। तो करेक्ट आंसर विल बी अ टीचिंग ऑब्जेक्टिव। Next question, that's 20th. Literacy level of audience is important because जो आपकी ऑडियंस होगी वो अगर पढ़े लिखे होंगे, सही बात है। फिर क्यों वो सही बात है? क्यों, क्या कारण है कि ऑडियंस आपकी लिटरेट होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए? क्या इससे इफेक्ट होती है अंडरस्टैंडिंग? सही बात है, ये तो है, होता ही है। क्या इससे कॉस्ट इंक्रीज होता है? नहीं, फिर डिक्रीज हो जाएगा। क्या इससे अटेंडेंस रिड्यूस हो जाएगी? नहीं, फिर अटेंडेंस बहुत ज्यादा लोग आएंगे, अटेंडेंस इंक्रीज होगी। क्या इससे टाइम वेस्ट होगा? नहीं है, जितने लिटरेट होंगे उतना टाइम वो समझते हैं कि टाइम वेस्ट नहीं है, यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, यहाँ पर आपको जो हम सिखा रहे हैं चीजें ये टाइम वेस्ट नहीं है। फिर इसका क्या यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है आपको लिटरेसी लेवल ऑडियंस की? बिकॉज इट अफेक्ट्स अंडरस्टैंडिंग। अगर आप कुछ चीजें बोलेंगे और आपके सामने ऑडियंस जो होगी वो पढ़ी लिखी ऑडियंस होगी तो उनको ज्यादा समझ आएगा, तो अंडरस्टैंडिंग पे इफेक्ट पड़ेगा बहुत ज्यादा। एक अच्छा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन में आप उनको समझा सकते हैं। तो ये जरूरी है कि अगर आपकी ऑडियंस लिटरेट है तो उनको चीजें बहुत अच्छे से बहुत जल्दी समझ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 दैट्स फॉर इलिटरेट रूरल कम्युनिटी बेस्ट एड इज। अब आपको बताना है कि इलिटरेट है, रूरल देहाती लोग है, कम्युनिटी एक कहां की है? रूरल कम्युनिटी है, वो भी आपको वहां पर सारे जो है वो अनपढ़ है, उनके लिए बेस्ट एड क्या दोगे आप? क्या उनको लिए आप प्रिंटेड बुकलेट? बताइए मुझे, वो इलिटरेट है, कैसे पढ़ेंगे? प्रिंटेड बुकलेट होगी। कॉम्प्लेक्स ग्राफ दोगे तो उनको समझ ही नहीं आएगा। वो पोस्टर अगर दिखाओगे विद पिक्चर, बिल्कुल ये तो समझ आ सकता है उनको, क्योंकि वो पिक्चर देखेंगे। अब पिक्चर देखेंगे तो समझ आएगा कि ये पिक्चर किस चीज की है, ये क्या कहना चाहते हैं, तो ये समझ आएगा। न्यूज़पेपर क्यों क्या पढ़ेंगे वो? क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। इलिटरेट लोग है,
न्यूज़पेपर उनको नहीं दे सकते, कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स उनको नहीं दे सकते, कोई प्रिंटेड बुकलेट होगी तो उनको नहीं दे सकते क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पा रहे। फिर बेहतरीन जो एड होगी दैट्स योर पोस्टर विद पिक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 22 दैट्स फ्लिप चार्ट इज बेस्ट सूटेड फॉर। फ्लिप चार्ट होता है आपके पास, वो किसके लिए बेस्ट सूटेड रहता है, किसके लिए आप वो बेस्ट यूजफुल होता है? क्या बहुत ज्यादा लोग अगर हैं उनके लिए, या फिर स्मॉल ग्रुप टीचिंग के लिए, या रेडियो प्रोग्राम के लिए, या फिर न्यूज़पेपर के लिए? न्यूज़पेपर के लिए तो जरूरी फ्लिप चार्ट होता नहीं है। रेडियो प्रोग्राम में फ्लिप चार्ट दिखाओगे तो लोग देखेंगे कैसे? रेडियो पे तो सिर्फ सुनता है इंसान। बहुत ज्यादा लोग होंगे, बहुत रैली होगी, तो वहां पर आप फ्लिप चार्ट कुछ नहीं काम आएगा क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है। स्मॉल ग्रुप टीचिंग अगर होगी तो वहां पर फ्लिप चार्ट बिल्कुल दिखा सकते हैं। अगर आप चार्ट बना रहे हैं और चार्ट आपको एक छोटा ग्रुप है, उसको सिखाना है, उसको आपने कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, आप एक चार्ट बना रहे हैं, फ्लिप चार्ट बना रहे हैं, तो बेहतरीन होगा कि वो वहां से समझेंगे। बहुत ज्यादा लोग होंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, रेडियो पे कोई फायदा नहीं है, न्यूज़पेपर पे कोई फायदा नहीं है। करेक्ट आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 23 दैट डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जिसमें आप प्रैक्टिकल बेसिस पे काम करते हैं, वो किस चीज के लिए, क्या कहां पर आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है? क्या आपने एक हैंड वॉशिंग टेक्निक आपको यहाँ पर पढ़ानी है? अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ाएंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आप उनको दिखा रहे हैं कि हैंड वॉशिंग की टेक्निक क्या है तो आपकी ऑडियंस अच्छे से समझेंगी। क्या स्पीच देने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन? नहीं, जरूरत नहीं है इसमें। रिपोर्ट लिखने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। सेंसस करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। फिर अगर आप उनको एक टेक्निक, कोई प्रोसीजर यहाँ पर सिखा रहे हैं, उस प्रोसीजर को अगर आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो आपकी ऑडियंस जो होगी उनको ज्यादा तरीके से वो समझ आएगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जाएगा टीचिंग हैंड वॉशिंग टेक्निक। Question number 24, that's proper utilization of AV aids require. Proper utilization of AV aids. अगर आपके पास AV aids है, ऑडियो विजुअल एड्स है, उनको अगर आपने प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, उनको अगर आपने प्रॉपरली यूज करना है, उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत है? क्या डायरेक्टली आप पढ़ोगे एड से, या फिर आई कांटेक्ट आप मेंटेन करोगे ऑडियंस के साथ, या अपना जो बैक है, टर्निंग बैक कंटिन्यूअसली अपना जो बैक है वो ऑडियंस की तरफ शो करोगे, और बहुत ज्यादा एड्स का यूज करेंगे? देखिए जी, अगर हम बहुत ज्यादा यहाँ पे एवी एड्स का यूज करेंगे तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उनको समझ नहीं आएगा, ये ऑप्शन तो जाएगा नहीं। अगर आप पढ़ाते ऑडियंस को है लेकिन आप जो है ऑडियंस को चेहरा नहीं दिखा रहे, तो फिर भी उनको जो है वो बुरा असर पड़ेगा उन पे। डायरेक्टली वहां एड से पढ़ोगे आप, आपने वहां पे स्क्रीन पे एड लगा लिया और वहां पे आप पैराग्राफ पढ़ते हो, वो भी ऑडियंस को सही नहीं लगेगा। लेकिन जब आप ऑडियंस के साथ एक आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है और ज्यादा ऑडियंस उसके साथ एंगेज्ड रहती है, तो बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग उस टाइम पे होती है। करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट दैट्स क्वेश्चन नंबर 25, अ गुड पोस्टर शुड हैव। एक अच्छे पोस्टर को क्या होना चाहिए? एक पोस्टर आपने बना दिया, अब उसमें क्या बेहतरीन चीज होनी चाहिए? क्या उसमें छोटे छोटे लेटर्स होने चाहिए? फिर वो किसको दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, काटो इस ऑप्शन को। क्लियर एंड बोल्ड मैसेज, एक क्लियर मैसेज होनी चाहिए, एक बोल्ड मैसेज होनी चाहिए, तो ये सही बात है। टू मच इंफॉर्मेशन, ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो पढ़ेगा नहीं कोई, ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होगी तो समझ नहीं आएगा, तो फायदा कोई नहीं है। फिर बेहतरीन पोस्टर वही होता है जिसमें जो मैसेज होगी वो एक क्लियर मैसेज होगी, ओके, बोल्ड मैसेज होगी, तो वो सही आंसर यहां पर भी जाएगा, दैट्स क्लियर एंड बोल्ड मैसेज। क्वेश्चन नंबर 26, दैट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फ्लैश कार्ड्स। आप प्रिपेयर कर रहे हैं फ्लैश कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स को प्रिपेयर करते टाइम पे पिक्चर्स शुड बी, जो पिक्चर्स है वो कैसी होनी चाहिए? क्या वो स्मॉल और अनक्लियर होनी चाहिए? क्या पिक्चर अगर स्मॉल होगी, अनक्लियर होगी, तो फायदा क्या है फिर उधर रखने का? क्या वो लार्ज एंड सिंपल होनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है, अगर पिक्चर्स सिंपल होंगी तो समझ जल्दी आएगा, लार्ज होंगी तो अच्छे से दिखेंगे। अगर आप पिक्चर्स कॉम्प्लेक्स होंगे तो समझ नहीं आएगा, उनमें बहुत ज्यादा टेक्स्ट भरा होगा आपने, फिर भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए बेहतरीन आंसर क्या होगा? जब आप फ्लैश कार्ड्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पिक्चर्स जो होने चाहिए ये लार्ज और सिंपल होने चाहिए। क्लियर है? करेक्ट आंसर विल बी बी।
क्वेश्चन नंबर 27 दैट्स कलर कॉम्बिनेशन इन पोस्टर शुड। जब आप पोस्टर बना रहे हैं फिर पोस्टर में आप कलर भी लगा रहे हैं, वो कलर कॉम्बिनेशन कैसी होनी चाहिए? क्या वो डल होनी चाहिए? अगर कलर ही डल होगा तो फिर दिखेगा क्या? पोस्टर अच्छा भी नहीं लगेगा। क्या वो एक बेहतरीन कंट्रास्ट क्रिएट करना चाहिए और विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है, ये तो होना चाहिए। ज्यादा भी ब्राइट और कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। एक सेम कलर आप यूज करोगे वो भी उसमें इतना असर नहीं होगा, ज्यादा बेटर नहीं लगेगा वो। लेकिन जो अगर कलर आप अपने पोस्टर पे अगर आप कलर यूज करोगे, वो कलर एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट देने चाहिए और अच्छी विजिबिलिटी भी होनी चाहिए। करेक्ट आंसर विल बी बी। 28th question, that's AV aids, audio visual aids prepared for health education must be। health education के लिए आप ऑडियो विजुअल एड्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कैसे होने चाहिए? क्या वो बहुत महंगे होने चाहिए? नहीं, फिर हम कैसे खरीदेंगे उनको? क्या वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होने चाहिए? ये तो सही बात है, ये तो होने ही चाहिए। क्या वो कॉम्प्लिकेटेड होने चाहिए? नहीं, फिर फायदा क्या है, फिर समझ नहीं आएगा ऑडियंस को। क्या वो बहुत ज्यादा लेंथी होने चाहिए? नहीं, लेंथी भी नहीं जाएगा, ये भी एलिमिनेट होगा। कॉम्प्लिकेटेड भी एलिमिनेट होगा। एक्सपेंसिव भी नहीं होने चाहिए तो ये भी एलिमिनेट होगा। सही आंसर खुद ही जाएगा फिर, कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये जो आपके पोस्टर्स होने चाहिए, ये जो आपके एवी एड्स होने चाहिए, ये कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होने चाहिए। आप कहीं पर हेल्थ एजुकेशन दे रहे तो वहां का कल्चर भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, दैट्स वन मेजर कॉम्पिटेंसी इन प्रिपेयरिंग एवी एड्स इज। एक बहुत बड़ी कॉम्पिटेंसी जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एवी एड्स को, ये क्या है? कौन सी वो कॉम्पिटेंसी है? क्या वो आर्टिस्टिक स्किल ओनली, सिर्फ आपका आर्ट अच्छा है यही काफी है? या ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लियर है ये जरूरी है? या बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस आपने लिखे हैं? या फिर मेडिकल टर्म्स का यूज किया है? अगर आप मेडिकल टर्म्स का यूज करोगे, मुझे बताइए, जिसको पता ही नहीं होगी उन टर्म्स के बारे में उसको समझ नहीं आएगा। काटो इस ऑप्शन को। बहुत लंबे लंबे सेंटेंस आपने लिखे तो वो तो समझ नहीं आएंगे, काटो इस ऑप्शन को भी। सिर्फ आपका आर्ट अच्छा है इसके बेसिस पर भी हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमें जो काम करना है, ये क्लियर होना चाहिए। ये एक मेजर कॉम्पिटेंसी है। जब भी आप एवीएट्स प्रिपेयर करोगे तो आपके पास एक बेहतरीन एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दैट इज द करेक्ट आंसर, अ क्लियरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। लास्ट क्वेश्चन, दैट्स इवैल्यूएशन ऑफ एवी एड इफेक्टिवनेस इज डन बाय। जब आप एवी एड्स यूज करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स जब आप यूज करते हैं, जैसे आपने टेलीविजन यूज किया, जैसे आपने ऐसा कुछ यूज किया कि या जो आपको सुनता भी है और दिखता भी है, क्लियर है? ऐसे कुछ एड्स का आपने यूज किया है, अब उसकी इफेक्टिवनेस आपने चेक करी है। कैसे हम करते हैं वो? इवैल्यूएट करके। तो हम ये क्यों कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? बाय इग्नोरिंग ऑडियंस। ऑडियंस को इग्नोर करना है, गलत बात है, ऑडियंस को इग्नोर नहीं कर सकते हम। फीडबैक क्वेश्चंस पूछने हैं, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चंस आपको जरूर पूछने हैं ऑडियंस से, तब जाके तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने एवी8 यूज किया ये इफेक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ है। अपने सेशंस को जल्दी जल्दी क्विक कर लो, नहीं गलत बात है। और बहुत ज्यादा चार्ट्स का यूज करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब आप ऑडियंस से फीडबैक क्वेश्चन पूछते हैं, वहां पर आपको समझ आता है कि जो मैंने यूज किया है, जो मैंने एवी एड्स यूज किए हैं, ये सही यहां पर अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं। दैट्स द करेक्ट आंसर यहां पर जाएगा, आस्किंग फीडबैक क्वेश्चंस। ये थे कम्युनिकेशन स्किल्स और एवी एड्स जो थे ऑडियो विजुअल एड्स, इसके 30 क्वेश्चंस का एमसीक्यू एनालिसिस। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा और आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।